एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन शुरू से ही गवर्नमेंट के कार्ड्स पर था। काफ़ी टाइम से इसको प्राइवेटाइज करने की बात हो रही थी। पीछे कुछ टाइम अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई कंपनी थी एयर इंडिया। एम्प्लॉयज़ ने कुछ एम्प्लॉयज़ ने काम करना बंद कर दिया था और काफ़ी समय से ये कंपनी के कुछ जो रूट्स थे उस पर जो इनकी एयर सर्विसेज थी वो बंद चल रही थी। कुछ टाइम तक ये कंपनी बंद भी रही थी और इतना ज़्यादा डेप्ट हो गया था कि गवर्नमेंट अब इसको और चला नहीं सकता था और काफ़ी टाइम से इसके प्राइवेटाइजेशन की मशक्क़त हो रही थी। अगर हम हिस्ट्री देखें तो पिछले 21 सालों से इसको प्राइवेटाइज़ किया जाना है, बट फाइनली जो इसका फर्स्ट प्राइवेटाइजेशन का दौर था वो 2000 में शुरू हुआ था, लेकिन 2021 में आकर इसका प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट हो पाया है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बात करने वाला हूं। साथ ही साथ कुछ लोगों के मन में बहुत ज़्यादा रूमर्स हैं इन सब चीज़ों को लेकर। देखिए, दीपम के जो एक ऑफिशियल हैं उन्होंने आगे आने वाले प्राइवेटाइजेशन को लेकर कुछ बातें कही हैं और उस बातों को भी मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे और उन पे कमेंट्स पढ़े थे लोगों के। काफ़ी सारे लोगों का ये कहना था कि अब एक एक करके गवर्नमेंट सब चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन करेगी, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं अब वो सबसे पहले प्राइवेटाइज्ड होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब शुरुआत कर दी है एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन करके। देखिए, लोग एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन को पब्लिक सेक्टर बैंक के प्राइवेटाइजेशन के साथ रिलेट कर रहे हैं। इन दोनों ही चीज़ों को रिलेट क्यों कर रहे हैं वो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा दोस्तों। साथ ही साथ रिलेट क्यों नहीं करना चाहिए, उसका इम्पैक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेटाइजेशन पर क्यों नहीं पड़ेगा, ये सारी बातें आज आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए, एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपके पास एक गाड़ी है जो कि 8-10 लाख की है और आपके पास एक बंगला है जो कि करोड़ों का है। तो आपको अगर क्या चीज़ बेचने में सबसे ज़्यादा आसानी रहेगी, आप गाड़ी ईजिली बेच लोगे या फिर बंगला ईजिली बेच लोगे? आप गाड़ी को ईजिली बेच लोगे। अगर वो 1-2 लाख रुपए कम में भी जाएगी तो आप उसको ईजिली बेच लोगे, लेकिन जो करोड़ों की कोठी है आपको जब तक उसका एक्चुअल दाम नहीं मिलेगा, प्लस आपका जब तक रहने का दूसरा इंतज़ाम नहीं होगा, आप तब तक उस कोठी को नहीं बेच पाओगे। तो सीधा सीधा डिफरेंस यही है एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन में और पब्लिक सेक्टर बैंक के प्राइवेटाइजेशन में। देखिए, एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन करके गवर्नमेंट को इतना नुकसान नहीं होगा, गवर्नमेंट का इकोनॉमी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, अगर इनका प्राइवेटाइजेशन होता है तो डेफिनेटली इकोनॉमी पर फ़र्क पड़ेगा और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनके संचालन पर भी फ़र्क पड़ेगा। देखिए, एयर इंडिया का जो प्राइवेटाइजेशन था वो गवर्नमेंट की करना मजबूरी थी, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ चुका था। साथ ही साथ जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं एयर इंडिया के, अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो देखिए, एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि इसको एक्वायर किया है टाटा सन्स ने। टाटा सन्स की एक सब्सिडरी है, उसने इसको ख़रीदा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो वो सब्सिडरी जो है वो 2 एयरलाइंस कंपनी और चलाती है, जिसमें विस्तारा शामिल है और एयर एशिया इंडिया शामिल है। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एयरलाइंस का और हो सकता है आगे चलकर वो एयर इंडिया को इंटीग्रेट कर दें इन 2 एयरलाइंस में, या इन 2 एयरलाइंस को एयर इंडिया में इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि एयर इंडिया का अपने आप में ही एक काफ़ी बड़ा नाम है। हालांकि कुछ सरकारी सुविधाएं जो कि मिल रही थी एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ को वो डेफिनेटली अब ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि एयर इंडिया अब कोई सरकारी संस्था नहीं बची है। जिस क्रम में जो सरकारी क्वार्टर्स थे एम्प्लॉयज़ के वो खाली कराए गए। लेकिन काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स हैं, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, जैसे पेंशन्स, अगर पुरानी पेंशन में कोई आता है तो वो उसकी पेंशन कंटिन्यू रहेगी। साथ ही साथ जो पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी कंटिन्यू रहेंगे। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर कर दी गई हैं। साथ ही साथ 1 साल तक किसी भी एम्प्लॉय को टाटा सन्स नहीं निकाल पाएगा। जो कहते हैं ना कि एम्प्लॉयज़ के हितों का ध्यान में रखते हुए प्राइवेटाइजेशन का फैसला किया गया है, तो वो एम्प्लॉय के हितों का ये ध्यान रखा गया है कि 1 साल तक एम्प्लॉयज़ को कोई टच नहीं कर पाएगा। देखिए, रही बात वीआरएस की, तो डेफिनेटली वीआरएस आएगा, इसका 1 साल बाद आए या फिर 6 महीने बाद इसका अनाउंसमेंट हो जाए। वीआरएस प्लान्स डेफिनेटली आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप में कैपेसिटी है, उसके बाद भी आपकी जॉब चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा। एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ की मुझे नहीं लगता है कि जॉब जाएगी, क्योंकि विस्तारा है, एयर एशिया इंडिया है,
तो डेफिनेटली अगर उसमें से कुछ उनको कैपेबल पर्सन्स मिलते हैं तो वो इन 2 एयरलाइन कंपनीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ आगे चलकर एक इंटीग्रेशन भी हमें देखने को मिल सकता है एयर इंडिया के साथ विस्तारा और एयर एशिया इंडिया का। तो अगर हम इस तरीके से बात करें तो ये दोनों ही कंपनीज़ एक तरीके से इंटीग्रेट करेंगी एयर इंडिया के साथ, तो एम्प्लॉयज़ का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि एयर इंडिया का एक्सपेंशन होगा, टाटा सन्स ने लिया है और डेफिनेटली जो टाटा के एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत अच्छे बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो डेब्ट रिडन कंपनी थी, जो स्थिति थी पिछले कुछ सालों से एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ की, वो मुझे लगता है कि अब वो टाटा सन्स में आने के बाद उनकी जो स्थिति है वो अब अच्छी खासी इम्प्रूव होगी। तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ पर एक जो सरकारी का टैग है वो हट गया, सरकारी सुविधाओं का टैग हट गया है, बट उनकी जो लाइफ है आने वाले समय में, जो प्रोफेशनल उनका जॉब है वो और अच्छे से शुरू हो सकता है टाटा सन्स के अंडर में। अब दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन इतना आसान नहीं है। आप IDBI का देख रहे हो, ट्रांजैक्शन एडवाइज़र्स ने खुद 1 साल का समय मांगा है बिडिंग प्रोसेस को पूरा करने में, और ट्रांजैक्शन एडवाइज़र जितना ज़्यादा बिडिंग प्रोसेस को डिले करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन करने में। मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज़ डाले हुए हैं अपने इस चैनल पर, आप देख सकते हो, जिसमें मैंने जिक्र किया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो प्राइवेटाइजेशन है वो अभी हाल फिलहाल नहीं होना है। क्यों नहीं होना है उसके रीज़न्स भी मैंने उसमें बताए थे। ये अभी लगभग टल गया है और हो सकता है शायद आने वाले समय में मर्जर्स हमें देखने को मिल सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो दोस्तों IDBI का प्राइवेटाइजेशन और जो LIC है, भारत पेट्रोलियम है, इन सब के प्राइवेटाइजेशन हैं, अभी इन पर काम चल रहा है। दीपम के जो ऑफिशियल हैं उनकी तरफ से एक बयान में ये बात कही गई थी कि दे आर वेरी एक्साइटेड कि उन्होंने एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है और अब वो आने वाले समय में LIC के IPO की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ BPCL और BEML के प्राइवेटाइजेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो IDBI का जो प्राइवेटाइजेशन है उससे पहले हमें इन 3 संस्थाओं के प्राइवेटाइजेशन देखने को मिलेंगे, जिसमें LIC का IPO जो सबसे बड़ा है गवर्नमेंट के लिए, सबसे बड़ा टारगेट है दीपम के लिए, वो होगा। साथ ही साथ BPCL का प्राइवेटाइजेशन जो 51% की गवर्नमेंट की पार्टनरशिप है, वो पार्टनरशिप का सेल ऑफ होना, और साथ ही साथ BEML का प्राइवेटाइजेशन जो कि गवर्नमेंट की 1,75,000 करोड़ के टारगेट को पूरा करेगा। तो दीपम ऑफिशियल्स का फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं संस्थानों पर है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ नहीं है। और अगर IDBI का प्राइवेटाइजेशन होता है आने वाले समय में, 1-2 साल में, तब हम बात कर सकते हैं कि हो सकता है शायद एक आधा पब्लिक सेक्टर बैंक चूज़ किया जाए। लेकिन मुझे अभी तक जो सिनेरियोज़ बन रहे हैं उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की बहुत कम उम्मीद नज़र आ रही है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।